24 की लगाम को खींचने के लिए तैयार हो गया है। जी हाँ, ये बात तभी सिद्ध हो गई थी जब अमित शाह को पर्यवेक्षक के रूप में तैनात किया गया। योगी मंत्रिमंडल 2.0 के ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि क्या अहम सवाल है इस मंत्रिमंडल के गठन के विस्तार के। 3 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे, 62 मंत्री शपथ ले सकते हैं, जिसमें की बात अगर की जाए तो सहयोगी दल को 2, निषाद पार्टी को 1 और 28 कैबिनेट मंत्री देखिए इसमें बनाए जा सकते हैं। 11 राज्य मंत्री यानी स्वतंत्र प्रभार रूप से बनाए जाने के आसार फिलहाल ये बताए जा रहे हैं और 23 राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। अगर हम बात कर लें अपने सहयोगी दलों की योगी मंत्रिमंडल 2.0 में, तो अपना दल को फिलहाल 2 सीटें देने की बात आ रही है, यानी कि 2 मंत्री बनाने की बात आ रही है। निषाद पार्टी को 1 मंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण के लिए शायद मौका मिल सकता है। 62 मंत्री शपथ ले सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है। 28 कैबिनेट मंत्री जिसमें कि बनाए जा सकते हैं और अगर हम बात करें तो 11 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रूप से बनाए जा सकते हैं और 23 राज्य मंत्री शामिल हो सकते हैं। ये हम योगी मंत्रिमंडल के 2.0 की आपको ग्राफिक्स के जरिए आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक अहम सवाल ये भी आता है कि यूपी में योगी मंत्रिमंडल आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो उसके जरिए ही शह मात बिछाएंगे अमित शाह और 2024 मिशन की नींव रखते हुए सामने नजर आएंगे। अहम माना जा रहा है जिसमें कि आज आपको बीएल संतोष, केशव देव मौर्य और साथ ही आपको दिनेश शर्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, अमित शाह आपको इस बैठक में मौजूद नजर आएंगे। दिल्ली में ये अहम बैठक आज होगी जिसमें कि योगी मंत्रिमंडल 2.0 के जरिए ही उस जमीन को पूरी तरीके से तैयार किया जाएगा। 2024 में अहम साबित होंगे। इस प्रकार मोहरे सेट किए जाएंगे कि जिसमें शहमात का खेल देखिए खेला जा सके और यही बात है कि किस प्रकार से अभी, क्योंकि दलितों की अगर हम बात करें तो दलितों ने बहुत उम्मीद के साथ भाजपा का हाथ पकड़ा हुआ है। यह देखना होगा कि दलित में कौन सा चेहरा मंत्री में जाता है। जातीय, क्षेत्रीय और वर्गीय समीकरण को किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में जो पर्यवेक्षक के रूप में अमित शाह और सह पर्यवेक्षक के रूप में मुख्यमंत्री रघुबर दास, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे झारखंड के, रघुबर दास को बनाया गया है, किस प्रकार से रोल निभाएंगे। और ये माना जा रहा है, देखिए 2014 के अगर हम लोकसभा की बात कर ले तो जब भाजपा ने प्रदेश की 80 में से 73 लोकसभा सीटें जीती थी, तब प्रदेश प्रभारी के रूप में अमित शाह उस समय रोल प्ले कर रहे थे और 80 में से 73 सीटें देखिए जीती थी। उसके बाद मुख्यमंत्री, उसके बाद वो गृह मंत्री बने, फिर उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर गृह मंत्री बने और अब यूपी की पर्यवेक्षक के रूप में इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि अब मुख्य गृह मंत्री अमित शाह को अच्छे से वो यूपी के नब्ज को पकड़ चुके हैं। उनको बिल्कुल अच्छे से पता है कि कहां पर पार्टी कमजोर थी, कहां पे पार्टी मजबूत है। हालांकि इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि जब इस बार 2022 के विधानसभा की बात कर लें तो चुनाव में प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह थे और प्रदेश चुनाव प्रभारी की बात कर लें तो धर्मेंद्र प्रधान को बनाए जाने के बावजूद भी रणनीति पर शाह की नजर बिल्कुल टिकी हुई थी और उसी रणनीति पर ही देखिए काम किया गया और बीजेपी ने 255 सीटें जीती और एनडीए की बात करें तो 273 सीटें उसके खाते में आई थी। अब हम आज चर्चा इस विषय पे करेंगे कि मंत्रिमंडल के गठन का विस्तार किस प्रकार से किया जाएगा, क्षेत्रीय वर्गीय जातियों के वर्गीकरण को किस प्रकार से साधा जाएगा, कौन से ऐसे मंत्री इसमें शामिल किए जाएंगे जो 2024 के मोहरे के रूप में सेट हो पाए। तमाम लोग इस चर्चा में शामिल होने के लिए आ चुके हैं। देखिए संजीव मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है। रोहित अग्रवाल प्रवक्ता आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है रोहित जी आपका भी। प्रभाकर पांडे प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही मनोज पांडे राजनीतिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिस्कशन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं संजीव जी आपके पास आऊंगी। 2022 में आपने पूर्ण बहुमत हासिल किया लेकिन तब भी बेचैनी बढ़ती गई क्योंकि 2024 पर जो नजर टिकी हुई है, यही लोगों में डिस्कशंस आर्गुमेंट्स होने लगे कि 2024 के लिए किस प्रकार प्लॉट तैयार किया जाए, मंत्रिमंडल का विस्तार किस प्रकार से विसात बिछाया जाए, मोहरे इस प्रकार सेट किए जाएं कि शहमात का खेल खेला जा सके। संजीव जी। नहीं देखिए, इसमें मैं कुछ संशोधन करना चाहूंगा।
क्योंकि केवल 2024 का इलेक्शन ही नहीं, जो 2022 में हमने कमिटमेंट किए हैं, जो जनता के बीच में हमारा एजेंडा गया है, मैं समझता हूं कि उसको किस तरीके से अमली जामा पहनाना है और उत्तर प्रदेश का किस तरीके से विकास और तेजी से हो सके, इस पर पूरा मंत्रिपरिषद निर्भर करेगा। ये अलग बात है कि क्षेत्रीय स्थितियों को देखते हुए हर तरफ का, हर वर्ग का समावेश हो, ये तो निश्चित रूप से पार्टी ध्यान में रखेगी। लेकिन बहुत कुछ आज की मीटिंग पर तय है कि क्या मीटिंग से निकल करके आता है। मुझे लगता है कि जब एक तस्वीर सामने आएगी तो निश्चित रूप से इस बात का सबको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश का और विकास हो सके। ये दूसरी चीज है कि 2024 के इलेक्शन को भी देखा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो योगी जी का काम चल रहा है, मुझे लगता है उसमें और गति कैसे आए और तेजी कैसे आए, इस पर विचार करने का काम। बिल्कुल, इस पे हम नजर जरूर बना के रखेंगे। संजीव जी, मैं आपके पास लौटूंगी। रोहित अग्रवाल जी के पास चल सकते हैं। देखिए, इस बार गठबंधन ने अच्छा खासा प्रयास भी किया और अच्छी खासी उम्मीद से ज्यादा सीटें भी लेकर आए रोहित जी, लेकिन फिर भी ये कहीं ना कहीं ये चीज की शोर थी राजनीतिक गलियारों में कि शायद अगर जयंत चौधरी अकेले लड़ते तो सपा से ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते। खैर, वो अलग बात है। लेकिन अब देखिए, बीजेपी जहां एक एक बातों का ध्यान रखती है, किस प्रकार लॉस हुआ, किस प्रकार प्रॉफिट हुआ, उन सारी चीजों पर वो रणनीति बनाती है। लेकिन अगर हम सपा की बात करें तो गठबंधन में दरार नजर आ रही है। आगे की रणनीति किस प्रकार बनाएंगे अगर आप गठबंधन ही नहीं संभाल पा रहे हैं तो? नहीं श्रुति जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है अभी भी चुनावी मोड में है और वो कहीं ना कहीं बस ये समझना चाहती है कि विपक्ष किस तरीके से कमजोर हो और विपक्ष कैसे, विपक्ष की छवि धूमिल की जा सके। मुझे नहीं लगता कि कोई भी साथी विपक्ष का कहीं भी गठबंधन से इधर उधर जा रहा है। और चुनाव के लिए गठबंधन हुआ था, चुनाव हो गया, अब इसके बाद अब दो ही भूमिका बचती है, एक विपक्ष की, एक पक्ष की। तो अगर जो पार्टियां अगर विपक्ष में बैठी हुई है तो हम विपक्ष में हैं। हमको जनता ने विपक्ष में मैंडेट दिया है, जनता ने हमें विपक्ष में सेवा करने का मौका दिया है, तो हम विपक्ष में बैठे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी अब इसके अंदर बीच बीच में कहीं ना कहीं ये चाहती है कि किस तरीके से हम विपक्ष को और कमजोर करें ताकि ये कुछ भी करे और विपक्ष अपनी आवाज ना बुलंद कर पाए। पर भारतीय जनता पार्टी को तो अपने गठबंधन की चिंता करनी चाहिए। क्या ये निषाद जी को सम्मान देंगे? क्या ये अनुप्रिया पटेल जी को सम्मान देंगे? भाई निषाद जी कह रहे हैं भाई हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए, अनुप्रिया पटेल जी को भी डिप्टी सीएम का पद चाहिए। तो ये तो अपने गठबंधन की चिंता करें, उनकी गांठ ना खुल जाए। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अपने किसी भी सहयोगी की अब जरूरत नहीं है। तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी को जितना पूर्व में देखा गया है, तो भारतीय जनता पार्टी अपने किसी सहयोगी को सम्मान देने जा नहीं रही है। तो इसलिए चिंता इनको अगर है तो ये अपने गठबंधन की करें, हमारी चिंता ना करें। हमको तो जनता ने विपक्ष के तौर पे चुना है, तो अब पक्ष और विपक्ष का अगर दो पहलू बचते हैं तो हम विपक्ष में पूरी सक्रियता से विपक्ष की भूमिका में रहेंगे। संजीव जी, मैं आपका रिएक्शन इस पर लूंगी, लेकिन मैं प्रभाकर पांडे जी के पास पहले जाना चाहूंगी। जहां पर संगठन मजबूत करने की बात की जा रही है, मंत्रिमंडल के विस्तार की बात की जा रही है, वहीं पर अध्यक्ष पद का इस्तीफा। प्रभाकर जी, ऐसा है श्रुति जी की आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मंत्रिमंडल का मंथन चल रहा है। उस मंथन से अमृत और विष दोनों बाहर आएगा। फ्री का राशन, जनता को भ्रमित करने का ये अमृतत्व रूपी कार्य करेंगे और सौहार्द का विश्ववमन भी करेंगे। तो इनके में, इस मंथन में अमृत और विष दोनों निकलने जा रहा है। विश्ववमनित के लिए सुप्रसिद्ध है। रही बात हमारी कांग्रेस की इस्तीफे की, तो नैतिक मूल्यों का संवर्धन, नैतिक मूल्यों पर चलने वाले, नैतिक मूल्यों की अनुगामिनी कांग्रेस पार्टी पूर्व में भी एक रेल दुर्घटना होने के बाद कांग्रेस के रेल मंत्री राघव शास्त्री ने इस्तीफा दे दिया था। भारतीय जनता पार्टी की तरह हमारे कांग्रेस में नहीं है कि गृह राज्य मंत्री द्वारा किसानों को कुचल देने के बाद भी इस्तीफा तो छोड़िए, कुछ मतलब कोई सुबगाहट ही नहीं, कोई उन पर नैतिक अनैतिक कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन कांग्रेस में अपने नैतिक मूल्यों पर कि भाई मेरे अध्यक्षीय में चुनाव कांग्रेस हारी है, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। तब तो फिर प्रियंका गांधी को कोई बैकड्रॉप पे चले जाना चाहिए, क्योंकि पूरी कमान तो प्रियंका गांधी ने संभाली थी।
नहीं, एक प्रदेश अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी होती है। प्रियंका गांधी जी राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश की हैं, तो कभी भी प्रभारी के इस्तीफा देने का कोई वो बनता नहीं है कि प्रभारी। तो हालांकि 24 में प्रभारी के रूप में कोई प्रियंका गांधी कुछ जगह पर रिप्लेसमेंट हो सकता है। देखिए, हालांकि उत्तराखंड में वो दीपिका पांडे साह प्रभारी थी, उन्होंने प्रथम दिन ही इस्तीफा दे दिया, फर्स्ट डे। बल्कि वहाँ के मथुरा जोशी ने कहा, प्रदेश प्रवक्ता ने, कि भाई इस्तीफा दे देने से संगठन मजबूत तो होगा नहीं, लेकिन एक प्रदेश अध्यक्ष की नैतिक जिम्मेवारी होती है, जो कि अध्यक्ष अपना वैचारिक मूल्यों पर रहते हुए, ये अपना लोकतंत्र की स्वतंत्रता है और आंतरिक लोकतंत्र कांग्रेस की है कि भाई हमारे अध्यक्ष रहते हुए चुनाव कांग्रेस ने हारा, तो मैं उससे इस्तीफा दे रहा हूँ, और कोई उसमें विशेष बात नहीं। चलिए ठीक है, मनोज जी मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ मंत्रिमंडल का बीजेपी में विस्तार के लिए सारे चेहरे उस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा, सीएम योगी आदित्यनाथ, बीएल संतोष, सारे चेहरे आपको उसमें दिखेंगे। एक तरफ विपक्ष में रार छिड़ी हुई है, जो मुख्य विपक्ष के रूप में सपा है। कांग्रेस की बात आप देख ही रहे हैं कि किस प्रकार अध्यक्ष पद से इस्तीफा मांगा जा रहा है, और खासकर कोर ग्रुप की बैठक कल रात 11 बजे तक चली। तो ये अहम फैक्टर्स काउंट करते हैं कि जब आगे 1-1.5 साल के बाद एक लोकसभा का चुनाव भी आपके सामने हो और वहां पे आपका प्रदर्शन काफी लो रहा हो और हाई रहा हो, पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए। देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी को बूस्टर डोज मिला है। वो बिल्कुल इस समय अपने उरूज पर है। वो एक बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी एक चुनाव जीतने के बाद तुरंत दूसरे चुनाव या दूसरे चुनाव की रणनीति में व्यस्त हो जाती है। तीसरी बात कि विपक्ष में घमासान मचा हुआ है, वो स्वाभाविक है। कांग्रेस में संगठनात्मक रूप से, हालांकि इस समय अध्यक्षों के इस्तीफा देने की जगह कांग्रेस को पहले तो अपने में मंथन करना चाहिए, और मंथन करने के बाद, क्योंकि अध्यक्षों के 30 साल से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बाहर है, 30 क्या 32 साल हो गया, 1989 में कांग्रेस यहाँ से सत्ता से बाहर हो गई थी, तो 32 साल हो गया। अगर 90 से देख लिया जाए तब भी 32 साल हो गया। तो एक अध्यक्ष नहीं, 32 सालों में जो है तमाम अध्यक्ष आए और चले गए। तो कांग्रेस को तो पहले अपने संगठनात्मक रूप से मंथन करना चाहिए। दूसरी बात कि लोक दल को भी मंथन करना चाहिए, क्योंकि गठबंधन में लड़ने के बाद उतनी अपेक्षित सफलता नहीं मिली। तो ये देखना चाहिए लोक दल को भी कि क्या संगठनात्मक रूप से हमने अपने जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जहां लोक दल का प्रभाव था, क्या हम संगठनात्मक रूप से हर एक बूथ तक पहुंचे, या हमारी क्या कमियां रही। हालांकि लोक दल में कोई ऐसी सुगबुगाहट नहीं है कि लोक दल में कोई अध्यक्ष बदला जा रहा हो या कहीं कोई बात हो। ये बात कांग्रेस में हो। कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, तो कांग्रेस को अध्यक्षों को इस्तीफा दिलाने की जगह मंथन करना चाहिए था। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत गई है, उनके पास 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में हैं, और एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, एक सवर्ण से आते हैं, उच्च वर्ग से आते हैं, और दलितों ने बसपा का एक बहुत बड़ा वोट। और उत्तर प्रदेश में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जब तक जातीय समीकरण, वर्गीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण का संतुलन न किया जाए, तब तक उत्तर प्रदेश में शासन नहीं किया जा सकता। तो भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार एक पिछड़े वर्ग के उप मुख्यमंत्री थे और एक अगड़े से उप मुख्यमंत्री थे, सवर्ण थे, लेकिन एक दलितों का बहुत बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गया है। बसपा से बसपा का वोट परसेंटेज भी गिरा है। बसपा को भी चिंतन मनन करना चाहिए। हालांकि बसपा में उन बहन मायावती जी का जो बयान आया है वो मुझे तो बड़ा निराशाजनक लगता है कि वो मंथन करने की जगह मीडिया को बायकॉट कर रही है, मीडिया को कर रही है, मुसलमानों कर रही है कि मुसलमानों ने गलत वोट कर दिया। अरे पार्टी की नीतियां, पार्टी का परफॉर्मेंस अब इस लायक नहीं दिखेगा तो पार्टी के बहुत सारे लोग छोड़ के चले जाएंगे। आप पंजाब में देखिए, आप आ गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में, और इतनी बड़ी टीम बैठ रही है, तो भारतीय जनता पार्टी में तो एक एक बिंदु पर विचार किया जाता है। तो मुझे लगता है कि कम से कम 3 उप मुख्यमंत्री तो जरूर बनाए जाएंगे, क्योंकि दलित वर्ग का कोई उप मुख्यमंत्री नहीं है। रही बात परफॉर्मेंस की, तो चूंकि 2024 का चुनाव भी है, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर ही 2024 का आकलन होगा। और तीसरा, एक बार फिर ये सरकार प्रयास करेगी कि जब अमित शाह जी पहली बार उत्तर प्रदेश में आए थे और 80 में 73 सीटें जीते थे, केवल 5 सीटें उस परिवार को मिल पाई थी और 2 इधर उधर थी,
तो भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी कि फिर वो 73 का आंकड़ा या 73 से अधिक का आंकड़ा छुआ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय जातीय, वर्गीय, क्षेत्रीय सारे समीकरण है। किसान आंदोलन का बहुत असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ है, तो एक बात तो तय हो गया कि भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास करेगी और क्षेत्रीय और सारे समीकरणों का संतुलन बना करके ही मंत्रिमंडल का गठन करेगी। बहुत सारे मंत्री चुनाव हार गए हैं, उनकी जगह नए मंत्री भी लाए जाएंगे। बहुत सारे नौजवान चुनाव जीते हैं, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। और मैं